अमेलगमेशन से चाहे स्टडी मैट हो चाहे आईटीपी पीवाईक्यू हो कुछ भी हो, जब से न्यू सिलेबस आया तब से अब तक सारे क्वेश्चंस रीड किए, फिर उनमें जो जो भी टॉप एडजस्टमेंट्स निकल करके आए, जहाँ भी बच्चे को दिक्कत आती है वो सारी लिखी है, एक पीडीएफ बनाई और आपके सामने लेक्चर में समझाते हुए वीडियो के रूप में लेकर के आ रहा हूँ। कर सकते हो सब्सक्राइब। अब ऐसे केवल अमेलगमेशन नहीं, पूरा सिलेबस दे रहा हूँ आपको। डेली 3 वीडियोज़ डाल रहा हूँ चैनल पर। रेड बटन दबा दो यार, मुझे भी तो कोई मोटिवेशन दो। 24,000 करोगे तो मुझे लगेगा मेहनत का फल मिला इस बारी। अदरवाइज इस बारी तो ऐसा लग रहा है कि आप लोग बिल्कुल ही, आपको वीडियो सारी देख रहे हैं, वीडियोस इंटैक्ट है, वैसे रिस्पॉन्स है, सब्सक्राइब नहीं हो रहा है। मैं डेली 3 वीडियोस डाल रहा हूँ। एक डाल रहा हूँ बच्चा पार्टी चैप्टर के कॉन्सेप्ट की, एक डाल रहा हूँ उसकी टॉप एडजस्टमेंट्स की, और एक डाल रहा हूँ एक ऐसा क्वेश्चन उस चैप्टर से जिसमें उसकी पूरी कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज हो जाए। पूरे सिलेबस के हर एक चैप्टर के ऐसे डेली डाल रहा हूँ। बाय बैक, कैश फ्लो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इंटरनली को डाल चुका हूँ। आज अमेलगमेशन डाल रहा हूँ, ब्रांच और कंसोलिडेशन ऐसे आएगा। सब्सक्राइब करके रेड बटन दबा दो यार। तीनों का प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी भी एडवांस अकाउंट स्क्रैच से करना चाहते हो, एक 2 दिन 3 दिन का बैच है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्क्रैच से नॉमिनल प्राइस में एडवांस अकाउंट्स, आपकी मजबूरी का फायदा नहीं उठाया जाएगा। वहाँ पे कॉन्सेप्ट, आरटीपी पीवाईक्यू, एमसीक्यू, स्टडी मैट के क्वेश्चन सब कवर हो जाएगा और एग्जामिशन आराम से ले आओगे। जितना जल्दी लोगे फायदे में रहोगे। अभी ले लो, सब मिलेगा उसके अंदर। आरटीपी पीवाईक्यू, एमसीक्यू, कंसोलिडेशन की ट्रिक, 1 घंटे में कंसोलिडेशन सब। चलो सब्सक्राइब करके सब्सक्राइब करने के लिए रेड बटन दबाओ और लाइक कर दो। वीडियो को लाइक 30 लाइक्स का रखते हैं, मुझे पूरा यकीन है आप कंप्लीट करा देंगे। कमेंट करो अब की बार AIR, अब की बार इंटर पार। चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, लेके प्रभु का नाम। Z लिमिटेड, Y लिमिटेड। वाई लिमिटेड ने जेड लिमिटेड को टेक ओवर दिया। मैंने स्टडी मैट, आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू के क्वेश्चंस छांटे, उनमें से की एडजस्टमेंट्स उठाई और यहाँ अपनी हैंड रिटन लैंग्वेज में लेकर के आपके सामने आ गया हूँ। ठीक है सर, तो जेड लिमिटेड है कोई संस्था और ये पहली एडजस्टमेंट है हमारी, और दूसरी है वाई लिमिटेड। जेड लिमिटेड को वाई लिमिटेड ने टेक ओवर कर लिया। जेड लिमिटेड हो गई ओल्ड कंपनी, वाई लिमिटेड हो गई न्यू कंपनी बच्चा पार्टी। जेड लिमिटेड के पास 6% डिवेंचर्स थे 2 लाख रुपए के। ओल्ड कंपनी में 6% डिवेंचर्स थे 2 लाख रुपए के, और क्वेश्चन में लिख दिया 2 लाख 7% डिवेंचर्स 100 ईच इन वाई लिमिटेड। ईच डिवेंचर ऑफ वाई लिमिटेड इज वर्थ 105। ये जो जेड लिमिटेड यानी ओल्ड कंपनी के डिवेंचर होल्डर्स हैं 2 लाख रुपए वाले, इन्हें वाई लिमिटेड में भी डिवेंचर्स ही मिलेंगे 7% वाले। फेस वैल्यू 2 लाख की रहेगी, लेकिन डिवेंचर प्राइस 105 रुपए, वर्थ 105 रुपए हर एक डिवेंचर की। और जेड लिमिटेड के एक डिवेंचर की वर्थ 100 रुपए थी प्यारे बच्चों, 100 रुपए थी, तो 5 रुपए का प्रीमियम होगा। तो जेड लिमिटेड में यानी ओल्ड कंपनी में क्या एंट्री होगी और न्यू कंपनी में क्या एंट्री होगी? सुनो, जेड लिमिटेड ओल्ड कंपनी में क्या होगी? ओल्ड कंपनी डिवेंचर्स उठाएगी, रियलाइजेशन में डालेगी। सिंपल, ओल्ड कंपनी के एसेट हो चाहे लायबिलिटी हो, रियलाइजेशन अकाउंट में जाते हैं, तो ओल्ड कंपनी अपने डिवेंचर्स को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी। 6% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। न्यू कंपनी क्या करेगी? न्यू कंपनी पहले उन डिवेंचर्स को टेक ओवर करेगी अपने पास, पुराने वाले 6% वालों को। 6% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट, किस वैल्यू पर? 2 लाख नहीं, 2,10,000। क्यों? उसके डिवेंचर महंगे हैं ना भाई, उसके डिवेंचर महंगे। जेड लिमिटेड में 2 लाख डिवाइडेड बाय 100, पुरानी कंपनी में 2,000 डिवेंचर्स थे और हर एक 100 रुपए का था, लेकिन नई कंपनी के हर एक डिवेंचर 105 का है और वो 2,000 डिवेंचर ही दे रही है नई कंपनी। तो नई कंपनी 2,10,000 पे कर रही है भाई, तो 6% डिवेंचर्स को वो 2,10,000 में टेक ओवर करेगी। 2 डिवेंचर्स और 2 प्रीमियम ऑन डिवेंचर्स। डिवेंचर्स में आएगी फेस वैल्यू 2 लाख, 7% डिवेंचर्स नया रेट है, और 10,000 रुपए आ जाएगा प्रीमियम ऑन डिवेंचर्स में बच्चा पार्टी। 10,000 प्रीमियम हो जाएगा। ठीक है सर। नेक्स्ट केस लिक्विडेशन, ये इसी केस में जेड लिमिटेड यानी ओल्ड कंपनी के जो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस हैं वो उसे वाई लिमिटेड से लेने थे 10,000, एक्चुअल खर्चा हुआ है 12,500। प्यारे बच्चों, जेड लिमिटेड यानी ओल्ड कंपनी ने लिक्विडेशन एक्सपेंसेस पे करे हैं 12,500, जिसमें से 10,000 उसे न्यू कंपनी से मिल जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, अभी के लिए जेड लिमिटेड क्या करेगी? 12,500 पूरे पे करेगी, तो 2 कैश अकाउंट यानी कैश क्रेडिट हो जाएगा पूरा, कितना? 12,500। ठीक है सर, जिसमें से उसका अपना खर्चा कितना है? 2,500। जो जेड लिमिटेड को अपने कंधों पे देना है वो कितना है? केवल 2,500। तो रियलाइजेशन में जाएगा 2,500 और बाकी 10,000 कहां से मिलेगा? वाई से। ये पॉइंट ध्यान रख के चलना। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस का खर्चा है 12,500, अभी के लिए पूरी पेमेंट कर दी है जेड लिमिटेड ने, तो 2 कैश में आ गया 12,500, जिसमें से उसका अपना खुद का खर्चा है 2,500, रियलाइजेशन में डेबिट 2,500, बाकी उसे वाई से मिल जाएगा 10,000, वाई में डेबिट 10,000। ठीक है सर। अब प्यारे बच्चों, अब क्या करें? अब वाई से ले लो 10,000, कैश अकाउंट डेबिट टू वाई लिमिटेड। पहले तुमने पे कर दिया 12,500, अब उसमें से 10,000 वापस ले लो। जब पे किया तो कैश क्रेडिट होगा, वापस लोगे तो कैश डेबिट होगा। कैश अकाउंट डेबिट टू वाई लिमिटेड 10,000। और यहाँ क्या होगी? वाई लिमिटेड के यहाँ 10,000 की पेमेंट की एंट्री होगी।
वाई लिमिटेड ने क्या किया, पहले साइड को बोला तू पूरे 12.5 पे कर दे, उसने पूरे पे कर दिए, फिर बोला इसमें से 10 अब हम तुझे दे रहे हैं, तो इसका कैश 10,000 से क्रेडिट होगा और ये गुडविल से राइट ऑफ करेंगे इस खर्चे को। न्यू कंपनी लिक्विडेशन एक्सपेंसेस को गुडविल या कैपिटल रिजर्व से राइट ऑफ करती है, जो भी पैदा हो रहा हो गुडविल या कैपिटल रिजर्व। ठीक है सर, ठीक है सर। अगला केस आ रहा है मर्जर का। प्यारे बच्चों, मर्जर और परचेज में बच्चों को बहुत दिक्कत रहती है। ये पांचों शर्तें पूरी है तो मर्जर का केस है, एक भी टूटी तो परचेज का केस है। कौन सी है पांचों शर्तें? ऑल एसेट लायबिलिटी रिजर्व, सारे एसेट लायबिलिटी रिजर्व ट्रांसफर हो रहे हैं। न्यू कंपनी सारे एसेट लायबिलिटी रिजर्व को बुक वैल्यू पर रिकॉर्ड करके चल रही है। 90% इक्विटी शेयर होल्डर्स सेम है। इक्विटी शेयर होल्डर्स को केवल इक्विटी शेयर्स इशू किए जा रहे हैं परचेज कंसिडरेशन में। हाँ, फ्रैक्शन शेयर्स के लिए कैश दिया जा रहा हो बस, अलग से कोई कैश नहीं, अलग से कुछ और नहीं। और ओल्ड कंपनी का बिजनेस कंटिन्यू किया जाएगा। पांचों शर्तें पूरी हैं तो मर्जर, एक भी टूटी तो परचेज का केस है। अब सर क्या फर्क पड़ जाता है, मर्जर हो चाहे परचेज हो? ये इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं ले आया आपके सामने। वाई लिमिटेड और एक्स लिमिटेड दो संस्थाएं हैं। वाई को टेक ओवर कर लिया है एक्स ने, ₹1000 है, याद रखना। वाई के पास डिबेंचर्स हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व है, जनरल रिजर्व है, P&L है। तेरे पास क्या है? हाँ, एक्स लिमिटेड कह रही है मेरे पास जनरल रिजर्व है, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व है, P&L है, ये सब है, ये सब है। अब पीसी में क्या दिया जा रहा है? 3.5 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट 10 ईच। ओके सर, तो प्यारे बच्चों 35 लाख तो ये हो गई। परचेज कंसिडरेशन निकाल लेते हैं एक बार। क्या दिया जा रहा है परचेज कंसिडरेशन में? 3.5 लाख इक्विटी शेयर 10 रुपए वाले, तो 3.5 लाख इंटू 10 35 लाख हो गया। लेकिन लिखेंगे 3500, क्यों? ₹1000 है ना, ₹1000 है तो आंसर भी ₹1000 में होगा। अच्छा, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए क्या लिखा हुआ है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए क्या लिखा हुआ है? वाई को टेक ओवर कर लिया एक्स ने, तो एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड के इक्विटी शेयर होल्डर्स को पीसी पे नहीं करेगी क्या? बिल्कुल पे करेगी, उसी की बात चल रही है। तो 15% प्रेफरेंस शेयर्स जो ये रहे, ठीक है सर, 1700 के, इन्हें 10% के प्रीमियम पे पेमेंट की जा रही है। 1700 प्लस 10% कितना हुआ? 1870, 1870। 1700 प्लस 10%, कैलकुलेटर पे कर लो, 1870 आ गया। बिल्कुल ठीक सर। तो पीसी आ गई 3500 प्लस 1870, 5370। बहुत बढ़िया सर, नो प्रॉब्लम, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। इसके बाद प्यारे बच्चों जो डिबेंचर्स हैं उसकी क्या? डिबेंचर होल्डर्स ऑफ वाई लिमिटेड विल बी कन्वर्टेड इनटू इक्विवेलेंट नंबर ऑफ डिबेंचर्स ऑफ एक्स लिमिटेड। जो वाई के डिबेंचर्स हैं सेम अमाउंट पे एक्स में चले जाएंगे। तो ओल्ड कंपनी क्या करेगी? अपने डिबेंचर्स को रियलाइजेशन में डालेगी, रियलाइजेशन में डालेगी। और न्यू कंपनी क्या करेगी? डिबेंचर्स के बदले डिबेंचर्स दे रही है सेम अमाउंट पे। डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, वही सेम अमाउंट 350 सर मर्जर और परचेज का तो कोई इसमें रोल ही नहीं आया, ये तो सब कुछ नॉर्मल होता ही है। अब आ गया ना रोल, मर्जर और परचेज का रोल अब आ गया। प्यारे बच्चों क्या होता है मर्जर और परचेज में? केवल रिजर्व के ट्रीटमेंट पर फर्क पड़ता है। किसके ट्रीटमेंट पर? रिजर्व के ट्रीटमेंट पर। अच्छा जी, अच्छा जी, ये लो प्यारे बच्चों, ये लो प्यारे बच्चों। ओल्ड कंपनी का क्या होगा? चाहे मर्जर का केस हो चाहे परचेज का केस हो, ओल्ड कंपनी यानी वाई लिमिटेड जो अपने आप को सेल कर रही है, उसके जनरल रिजर्व, ईपीआर, आईआर और P&L चारों रिजर्व को उठाएंगे और इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में डाल देंगे। चारों रिजर्व को उठाएंगे और इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में डाल देंगे, चाहे मर्जर का केस हो चाहे परचेज का केस हो। सर अभी तो आप कह रहे थे कि मर्जर और परचेज के केस में रिजर्व का अलग अलग ट्रीटमेंट होता है। हाँ, वो केवल न्यू कंपनी के। हाँ, यानी मर्जर और परचेज से पहली बात तो केवल और केवल रिजर्व के ट्रीटमेंट पर फर्क पड़ता है, वो भी केवल न्यू कंपनी के यहाँ बस। और मर्जर परचेज का कोई रोल नहीं है अमेलगमेशन के चैप्टर में। ओके सर, ओके सर। तो प्यारे प्यारे बच्चों, मर्जर हो चाहे परचेज हो, ओल्ड कंपनी के जो रिजर्व हैं वो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, वो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। ठीक है सर, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर। न्यू कंपनी का क्या होगा? यस, मर्जर के केस में न्यू कंपनी के यहाँ सारे एसेट्स को टेक ओवर करेंगे, टू लायबिलिटीज, और सारे रिजर्व्स को टेक ओवर करेंगे। मर्जर के केस में सारे एसेट, सारी लायबिलिटी, सारे रिजर्व टेक ओवर किए जाते हैं ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है सर। तो पुरानी कंपनी के कौन कौन से रिजर्व थे सर? जनरल रिजर्व, ईपीआर, आईआर और P&L, सबको टेक ओवर कर लो। ईपीआर, आईआर, P&L, सारे एसेट टेक ओवर कर लो, सारी लायबिलिटी ले लो, सारे रिजर्व टेक ओवर कर लो, बिजनेस परचेज, ये वाली एंट्री होती है जो। यस सर। सर जर्नलिज्म नहीं लिया आपने? प्यारे बच्चों, एसेट्स टू लायबिलिटीज टू रिजर्व्स टू बिजनेस परचेज, ये लिखने के बाद डेबिट और क्रेडिट का जो भी डिफरेंस है वो जर्नलिज्म में लिख करके चलोगे आप। जर्नलिज्म को डायरेक्ट मत लिखना। एसेट्स टू लायबिलिटीज टू बाकी के सारे रिजर्व्स अदर देन जनरल रिजर्व्स टू बिजनेस परचेज, इतनी एंट्री लिख लो। उसके बाद डेबिट और क्रेडिट के टोटल में जो भी डिफरेंस है उसे जर्नलिज्म में डाल दो। डेबिट छोटा है तो डेबिट में जर्नलिज्म लिख दो, क्रेडिट छोटी है तो क्रेडिट में जर्नलिज्म लिख दो। ठीक है सर। और अगर परचेज का केस है, पांचों में से एक शर्त टूट गई है, तो न्यू कंपनी के यहाँ क्या होगा? एसेट टू लायबिलिटी टू बिजनेस परचेज, बस बस।
और जो भी डिफरेंस है अगर डेबिट में है तो गुडविल, क्रेडिट छोटे है तो कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। रिजर्व टेक ओवर होंगे ही नहीं। केवल कौन से रिजर्व टेक ओवर होंगे? केवल स्टैट्यूटरी रिजर्व टेक ओवर होंगे, जिसकी एंट्री होगी अमेलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व अकाउंट डेबिट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व्स, ईपीआर और आईएआर, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व और इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, ईपीआर और आईएआर। यानी प्यारे बच्चों, आई रिपीट अगेन, मर्जर हो चाहे मर्जर, 5 शर्तें पूरी होनी चाहिए मर्जर का केस है। सारे एसेट लायबिलिटी रिजर्व ट्रांसफर है, न्यू कंपनी ने बुक वैल्यू पे लिख रही है, पीसी में केवल इक्विटी शेयर दिए जा रहे हैं एक्सेप्ट कैश और फ्रैक्शन शेयर्स, 90% इक्विटी शेयर सेम है और ओल्ड कंपनी का बिजनेस कंटिन्यू होगा। तो मर्जर 5 पूरी हुई तो मर्जर, 1 टोटी तो परचेज। अब मर्जर चाहे परचेज हो, केवल रिजर्व के ट्रीटमेंट पर फर्क पड़ेगा, वो भी कहां? न्यू कंपनी का। ओल्ड कंपनी का क्या करना है? सारे रिजर्व्स को उठाओ, इक्विटी शोल्डर अकाउंट में डाल, रिजर्व अकाउंट डेबिट इक्विटी शोल्डर। न्यू कंपनी क्या? अगर मर्जर का केस है तो एसेट टू लायबिलिटी टू सारे रिजर्व अदर देन जनरल रिजर्व टू बिजनेस परचेज, और इस एंट्री का जो भी डिफरेंस है वो जनरल रिजर्व में डालो। और परचेज का अगर केस है तो एसेट टू लायबिलिटी टू बिजनेस परचेज, बस इतना, टू अदर रिजर्व्स नहीं आएंगे। और जो भी डिफरेंस है डेबिट में तो गुडविल, क्रेडिट में तो कैपिटल रिजर्व। हाँ, रिजर्व टेक ओवर होने की एक अलग एंट्री होगी परचेज के केस में न्यू कंपनी के, यहाँ जिसमें केवल स्टैट्यूटरी रिजर्व टेक ओवर होंगे, अमेलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व टू स्टैट्यूटरी रिजर्व, जैसे ईपीआर, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व और इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व। उसके बाद प्यारे बच्चों, वायु लिमिटेड को टेक ओवर कर रही है हरी लिमिटेड। वायु लिमिटेड के 30,000 इक्विटी शेयर्स हैं 10 रुपए वाले 3 लाख, और 1,000 प्रेफरेंस शेयर है 10% पे 100 रुपए वाले 1 लाख। क्या लिखा हुआ है? 10% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर टू बी पेड एट 10% प्रीमियम बाय इशू ऑफ 9% प्रेफरेंस शेयर्स। वही 1 लाख रुपए के जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने 10% के प्रीमियम पर पेमेंट करनी है। ओके सर। एंड इक्विटी शेयर होल्डर्स विल बी इशूड नेसेसरी इक्विटी शेयर्स। ओहो, नेसेसरी इक्विटी शेयर कह रहे हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी कुछ इक्विटी शेयर्स दिए जाएंगे। कितने ये नहीं बताया, कितने ये नहीं बताया, 5% प्रीमियम पे दिए जाएंगे बता दिया। तो प्यारे बच्चों, जब जब इंफॉर्मेशन मिसिंग होती है क्वेश्चन में, नेट एसेट मेथड लगाया जाता है, यानी एसेट टेकन ओवर माइनस लायबिलिटीज टेकन ओवर, तब पीसी निकल के आएगी आपकी। देखो प्रेफरेंस होल्डर की पीसी तो निकल रही है यहाँ पे 1 लाख प्लस 10%, 1,10,000। इक्विटी वालों की नहीं निकलेगी, इक्विटी वालों की नहीं निकलेगी। ओके सर, तो क्या करें? नेट एसेट मेथड लगाओ, जिसमें एसेट्स टेकन ओवर माइनस लायबिलिटीज। एसेट जो न्यू कंपनी जो एसेट टेक ओवर कर लिए हैं उसमें से माइनस कर दो न्यू कंपनी जो लायबिलिटीज टेक ओवर कर ली हैं ओल्ड कंपनी से। और कौन सी वैल्यू लेनी है? अग्रीड वैल्यू, यानी बैलेंस शीट के नीचे दी गई वैल्यू। किसी एसेट लायबिलिटी की बैलेंस शीट के नीचे वैल्यू नहीं दे रखी तो बैलेंस शीट वाली ही उठा लेना। ठीक है सर, ये आ गई 530। अब इसमें प्रेफरेंस शेयर वाली तो आपको पता थी 1,10,000, तो इक्विटी शेयर की पीसी कितनी हुई? 4,20,000। बैलेंसिंग फिगर निकल के आ गया, बैलेंसिंग फिगर निकल के आ गया। एक शेयर 10 रुपए का है, 5% प्रीमियम है, तो 10.5 का हो गया। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए? 4,20,000 डिवाइडेड बाय 10.5, 40,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट 10.5, जिसमें 10 रुपए प्रीमियम है और 10 रुपए फेस वैल्यू और 0.5 प्रीमियम है। ठीक है सर। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, के लिमिटेड और एल लिमिटेड दोनों मिलाकर के बना रही हैं एल के लिमिटेड। के पास 8,000 इक्विटी शेयर है 100 रुपए वाले, एल के पास 3,000। के पास 4,000 प्रेफरेंस शेयर है 100 रुपए वाले, एल के पास 3,000। के पास डिबेंचर है 2 लाख के, एल में है ही नहीं डिबेंचर्स। ठीक है। प्रेफरेंस होल्डर को क्या दे रहे हैं? 5 प्रेफरेंस शेयर दे रहे हैं 20 रुपए वाले, 18 पेड अप है, 4 का प्रीमियम है हर एक प्रेफरेंस शेयर के बदले में। तो भाई देखो जरा, 4,000 प्रेफरेंस शेयर्स के बदले में कितने मिलेंगे? 4,000 इंटू 5 20,000, 22 रुपए वाले, 18 पेड अप प्लस 4 का प्रीमियम इंटू 22 440। और 3,000 प्रेफरेंस शेयर्स के बदले में 3,000 इंटू 5 इंटू 22 330 के प्रेफरेंस शेयर्स मिलेंगे। ऐसे ही इक्विटी शेयर्स को क्या दे रहे हैं? एक के बदले 6 इक्विटी शेयर दे रहे हैं 22 रुपए वाले। ठीक है। यहाँ पे 2 पीसी हैं, के और एल दोनों मिलकर बन रही है एल के, तो एल के लिमिटेड के और एल दोनों को पीसी देगी, तो 2 बार प्रेफरेंस शेयर दिए जाएंगे और 2 बार इक्विटी शेयर्स। के में 8,000 इक्विटी शेयर थे, एल में 3,000, तो एक के बदले 6 हैं, तो 8,000 के बदले 8,000 इंटू 6 इंटू 22, 3,000 इंटू 6 इंटू 22, ये पीसी आ गई आपकी, पीसी आ गई आपकी। ठीक है सर। अब इसी क्वेश्चन में लिख दिया था इक्विटी शेयरहोल्डर्स को कुछ नेसेसरी कैश भी दिया जाएगा। ओ माय गॉड, इसी क्वेश्चन में लिख दिया इक्विटी शेयरहोल्डर्स को कुछ नेसेसरी कैश भी दिया जाएगा। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। तो क्या करें? नेट एसेट मेथड लगाओ। अभी पीसी पूरी नहीं आई है आपकी, अधूरी रह गई। सारे एसेट्स टेक ऑन ओवर में से सारी लायबिलिटीज टेक ऑन ओवर माइनस कर दो, तो पता चला के की पीसी है 1560 और एल की है 790। के की पीसी है 1560 और एल की है 790। अब इसमें से प्यारे बच्चों शेयर्स के रूप में क्या दिया जा रहा था? के लिमिटेड को 4,40,000 और 10,56,000, 14,96,000। तो 1560 में से 14,96 के तो शेयर्स हो गए, तो कैश कितना बचा? 64,000। इसी प्रकार से एल की पीसीआई है 790, जिसमें से इक्विटी शेयर्स थे 3,96,000 और प्रेफरेंस शेयर्स थे 3,30,000, 7,26,000।
790 में से शेयर्स हैं 720 के, तो कैश कितना बचा 64। दोनों को 64 का कैश दिया जा रहा है। ठीक है सर। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है ट्रेड रिसीवेबल ऑफ के लिमिटेड इंक्लूड 20,000 ड्यू फ्रॉम एल लिमिटेड। तो एक दूसरे से लेना देना है, सेट ऑफ कर दो। ट्रेड पेबल टू ट्रेड रिसीवेबल एंट्री मार दो। ये तो हर सिलेबस में, हर चैप्टर में यही है। के लिमिटेड को एल लिमिटेड से पैसे लेने थे, जब वो अलग अलग थी तो ठीक है, अब वो एक ही हो गई, एल की लिमिटेड बन गई, तो आपस में कैसा लेना देना, तो जो देना था उसको लेना से काट दो, लेन देन को आपस में काट दो। ट्रेड पेबल अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट। ओके सर। अगला क्वेश्चन, सन और नेपच्यून ने मिलकर बनाई है कंपनी जुपिटर और 60,000 इक्विटी शेयर्स इशू किए जा रहे हैं। जुपिटर क्या करेगी, सन और नेपच्यून को पीसी पे करेगी। सन खत्म, नेपच्यून खत्म, दोनों मिलकर बन गए जुपिटर। तो अब जुपिटर क्या करेगी, सन और नेपच्यून को पीसी पे करेगी, परचेज कंसिडरेशन पे करेगी, जिसमें 60,000 इक्विटी शेयर दिए जा रहे हैं इकट्ठे। सन को कितने, नेपच्यून को कितने, अलग अलग नहीं बताया, इकट्ठे बता दिए 60,000 शेयर दिए जा रहे हैं। अब अलग अलग कैसे करें, कह रहे हैं उनके प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में, पिछले 3 साल के प्रॉफिट्स का एवरेज कर लो उस रेशियो में, और पिछले 3 साल के प्रॉफिट भी क्वेश्चन ने दे रखे हैं ये रहे, तो एवरेज तो इनका बड़ी आसानी से हो जाएगा। दिस, ये लॉस था, माइनस कर लो, प्लस दिस डिवाइडेड, टोटल करके तीनों साल का डिवाइड कर दो 3 से, ये आया एवरेज प्रॉफिट 2,75,000। ये तीनों का प्लस करके डिवाइड करो 3 से, आया 325। रेशो आया 11:13, 11:13। तो प्यारे बच्चों 60,000 को 11:13 में, 11:13 में बांट लो। इसको मिले 27,500 शेयर्स, इसको मिले 32,500 शेयर्स। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। ओके, नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम। ठीक है प्यारे बच्चों, यस सर जी। इसके बाद 15% डिवेंचर्स इन जुपिटर लिमिटेड एट पार टू प्रोवाइड एन इनकम इक्विवेलेंट टू 8% रिटर्न बिजनेस एज ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इन देयर रिस्पेक्टिव बिजनेस आफ्टर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट। है सर, ये तो हमारे ऊपर से गया, ये तो हमारे ऊपर से गया। प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। कह रहे हैं 8% रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। पहले तो कैपिटल एम्प्लॉयड पे 8% निकाल लो, उसके बाद करेंगे इसका क्या मतलब है, उसके बाद करेंगे। सर कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है, एसेट माइनस लायबिलिटी, और कह रहे हैं रिवैल्यूएशन के बाद वाला लेने, एसेट की जो वैल्यू उठानी है वो आफ्टर रिवैल्यूएशन उठाना। तो एसेट्स उठा लिए हमने आफ्टर रिवैल्यूएशन, उसमें से लायबिलिटीज माइनस कर दी, हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई। इसका 8% निकाल लो, ये वैल्यू आई 33,000 और 29,400। दो कंपनी है ना, सन और नेपच्यून, तो दोनों के लिए निकलेगी। क्वेश्चन में एक लाइन लिखी हुई है 8% ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, हमें कुछ नहीं पता वो लाइन का मतलब क्या, हमने कैपिटल एम्प्लॉयड का 8% निकाल लिया। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकाली, एसेट आफ्टर रिवैल्यूएशन माइनस लायबिलिटी, जो आया उसका 8%। ये आ गए हमारे क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड 33,000 और 29,400। ठीक है, अब पता क्या करें, कह रहे हैं इतने डिवेंचर्स दो ताकि जो उन पे 15% का ब्याज बने, इतने रुपए के डिवेंचर्स इशू करो ताकि उन पर 15% का जो ब्याज बने वो वही हो जो कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 8% निकल के आया था, यानी 33,000 और 29,400। कह रहे हैं इतने रुपए के डिवेंचर्स दो ताकि उस पर 15% का जो ब्याज बने वो यही हो, 33,000 और 29,400। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। कैपिटल एम्प्लॉयड का 8% निकाल लो, एसेट आफ्टर रिवैल्यूएशन माइनस लायबिलिटी उसका 8% निकाल लो, और इतने रुपए के डिवेंचर्स देने की उसकी 15% ब्याज इतना ही हो जो कैपिटल एम्प्लॉयड का 8%, यानी हमें नहीं पता कितने रुपए के डिवेंचर्स देने, हमने उसे एक्स मान लिया। कह रहे हैं इतने रुपए के डिवेंचर्स दो, यानी एक्स, कि उस पे 15% का ब्याज, एक्स इंटू 15% वही बने, उसी के इक्वल आए जो कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 8% है। तो इक्वेशन है एक्स इंटू 15% इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 8%, और कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 8% कितना था, 33,000 और 29,400। तो x इंटू 15% इक्वल टू 33,000 और x इंटू 15% इक्वल टू 29,400। ये कर लेंगे, ये कर लेंगे। ठीक है सर, और ये तो बहुत ही आसान सी एडजस्टमेंट है प्यारे बच्चों, लास्ट वाली। गुडविल निकालनी है आपको सुपर प्रॉफिट मेथड से। गुडविल का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट मेथड से, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज है 4, तो गुडविल हो गई सुपर प्रॉफिट इंटू 4। अब सुपर प्रॉफिट कैसे आता है, उसका फॉर्मूला होता है एवरेज माइनस नॉर्मल। एवरेज क्वेश्चन ने दे रखा था 6200, उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर दो, नॉर्मल प्रॉफिट है 35,200, तो सुपर प्रॉफिट आ गया 27,000, उसकी मल्टीप्लाई कर दो 4 से, गुडविल आ गई 1,08,000। सर नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आया 35,200, उसका फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड तुमने निकाली थी 440, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 8%। आई रिपीट अगेन, सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज है 4, सुपर प्रॉफिट चाहिए, गुडविल आ जाएगी। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला एवरेज माइनस नॉर्मल, एवरेज दे रखा है 6200, नॉर्मल कैसे आता है कैपिटल एम्प्लॉयड जो तुमने अभी निकाली थी 440 इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो कि क्वेश्चन दे रखा है 8%। खत्म, खेल खत्म, पैसा हजम, बच्चा पार्टी।
चलिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। अब की बार इंटर पार कोई क्वेरी हो DM करो 8851007100। धन्यवाद।